के आत्मसमर्पण कर दिया था। किसके समीप किया था? तो मेलकम के सम्मुख, मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। और कौन कौन सा युद्ध में हारा था? तो कोरेगांव एवं अस्टी के युद्ध में हारा था। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच पूना की संधि हुई। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच क्या हुई? पूना की संधि हुई। तो पूना की संधि कब होता है? तो 13 जून 1817 को हो गई। ठीक। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1800 बोलेगा बिठूर विदा कर दिया था ना। तो यहाँ उसको नहीं पता है कि कितना पेंशन में विदा किया था। देखिए यहाँ नहीं दिया है, लेकिन हम बताते हैं आपको कितना पेंशन में विदा किया था। 8 लाख सालाना पेंशन पर कुछ कर दिया गया था, निर्वासित कर दिया गया था। 8 लाख याद रखिएगा ना, बिठूर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1853 में मृत्यु हो गई। मराठा प्रशासन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मराठा प्रशासन के बारे में। पूना में स्थित पेशवा का सचिवालय मराठा प्रशासन का केंद्र था, जिसे हजूर दफ्तर कहते थे। तो हजूर दफ्तर क्या कहते थे? सचिवालय का कहा जाता था। हजूर दफ्तर किसको कहते थे? हजूर दफ्तर किसको कहते थे? सचिवालय को कहते थे, याद रखिएगा। हजूर दफ्तर सचिवालय को कहते थे। तो सचिवालय का मराठा प्रशासन का केंद्र कौन था? सचिवालय, जिसे हजूर दफ्तर कहते थे, याद रखिएगा। फिर कह रहा है मराठा राज्य में सूबे को प्रांत, तरफ अथवा परगने को महल कहते थे। सूबे को क्या कहते थे? प्रांत। सूबे को क्या कहते थे? प्रांत, तरफ अथवा परगने को महल कहते थे। परगने को क्या कहते थे? महल। प्रांत को, सूबे को प्रांत, तरफ अथवा परगने को क्या कहते थे? महल, याद रखिएगा। तरफ कौन था? प्रांत था। सूबा मतलब प्रांत, वही होता था। बड़े प्रांत सर सूबेदार के अधीन होते थे। इसके अधीनस्थ मामलतदार होते थे, जो सीधे केंद्रीय दफ्तर को ब्यौरा देते थे। देशमुख तथा देशपांडे अन्य जिला अधिकारी थे, जो मामलतदार पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते थे। अब देखिए मामलतदार की यहाँ मामला आया है। तो बड़े प्रांत पर सूबेदार के अधीन होते थे। बड़े प्रांत सर सूबेदार के अधीन होते थे। और इसके अधीनस्थ यानी कि सूबेदार के अधीन कौन काम करता था? तो मामलतदार होते थे, जो सीधे केंद्रीय दफ्तर को ब्यौरा देते थे आकर के। देशमुख और देशपांडे अन्य जिला अधिकारी थे, जो मामलतदार पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते थे। देखिए देशमुख और देशपांडे जो था ना, ऊपर अधिकारी था, उच्च अधिकारी, और मामलतदार जो था नीचे का अधिकारी था, जो अधीनस्थ अधिकारी था ना। किसके अधीनस्थ था? तो सूबेदार के अधीनस्थ था। ठीक। फिर कह रहा है कि कारकुन नामक जिले का अधिकारी विशेष घटनाओं की सूचना सीधे केंद्र को देता था। अब कारकुन नामक जिले का अधिकारी कौन चीज देता था? तो कारकुन नामक जिले का अधिकारी जो था, विशेष घटनाओं की सूची यानी कि सूचना सीधे केंद्र को देता था। ठीक है, यहाँ तक। महल का मुख्य कार्यकर्ता हवलदार होता था। पढ़े थे अभी लोग, हम लोग वहाँ भी पढ़े थे कि महल का मुख्य कार्यकर्ता कुछ होता था, हवलदार होता था, तथा मजूमदार और फडणवीस उसकी सहायता करते थे। तो हवलदार की सहायता कौन करता था? मजूमदार और फडणवीस उसकी सहायता करते थे। किसकी? हवलदार की। महल का मुख्य कार्यकर्ता कौन था? हवलदार की सहायता कौन करता था? मजूमदार और फडणवीस उसकी सहायता करते थे। ग्राम का मुख्य अधिकारी पटेल होता था। अब देखिए ग्राम का मुख्य अधिकारी कौन होता था? पटेल होता था, जो कर संबंधी न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य करता था। पटेल के नीचे कुलकर्णी होता था, जो ग्राम की भूमि का लेखा करता था। कुलकर्णी के नीचे चौगुले होते थे, जो पटेल की सहायता करता था। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा इसको समझ में आना चाहिए। कह रहा है कि महल का मुख्य कार्यकर्ता हवलदार होता था, और हवलदार की सहायता कौन करता था? मजूमदार और फडणवीस। जबकि ग्राम का मुख्य अधिकारी पटेल होता था, जो कर संबंधी न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य करता था। 3 गो कार्य कर रहा है ना पटेल देखिए, न्यायिक संबंधी, कर संबंधी और प्रशासनिक कार्य करता था। पटेल के नीचे कुलकर्णी होता था, जो ग्राम की भूमि का लेखा करता था। तो पटेल के नीचे कौन है? कुलकर्णी। और कुलकर्णी के नीचे कौन है? चौगुले होता था, जो पटेल की सहायता करता था, तथा कुलकर्णी के लेखे की देखभाल करता था ना। कुलकर्णी की देखभाल करता था। ठीक। तो पहले पटेल है, पटेल के नीचे कुलकर्णी है, कुलकर्णी के नीचे कौन है? चौगुले। अब कर रहा है पोतदार।
पोतदार सिक्कों के निर्धारित भार तथा धातु की शुद्धता की जांच करता था। कौन? तो चौगुले। चौगुले कौन करता था? कुलकर्णी के लेखे की देखभाल कौन करता था? चौगुले करता था ना। चौगुले याद रखिएगा, चौगुले याद रखिएगा। चौगुले कौन सी करता था? पोतदार सिक्कों को निर्धारित भार तथा धातु की शुद्धता की जांच करता था। इसके अतिरिक्त ग्राम 12 बलूटे यानी शिल्पी तथा 12 अलूटे सेवक होते थे। तो पटेल के बाद कुलकर्णी हुआ, कुलकर्णी के बाद चौगुले हुआ, चौगुले के नीचे फिर कौन सी हुआ? 12 बलूटे जिसे शिल्पी कहते हैं ना, तथा 12 अलूटे जिसे सेवक होते थे। 12 बलूटे शिल्पी, बलूटे मतलब शिल्पी याद रखिएगा, बलूटे मतलब शिल्पी है। 12 अलूटे मतलब सेवक, अलूटे सेवक को कौन कहते हैं? अरे आओ नहीं पानी लाओ। बलूटे कुछ बना रहा है, कुछ लूट रहा है। सेवक थी शिल्पीकार है तो कुछ लूटता है, कुछ बनाता है। तो 12 बलूटे मतलब शिल्पीकार और 12 अलूटे मतलब सेवक होते थे। कोतवाल नगर का मुख्य प्रशासक था। कोतवाल मतलब बताते थे नगर में होता था ये न, सैन्य थी था, पुलिस विभाग से संबंधित था। गांव में चौकीदार जागला अपराधी, चौकीदार मतलब जागला होता है, चौकीदार मतलब जागला। देखिए गांव में चौकीदार होता है जिसे जागला कहते हैं, अपराधियों के पता लगाने का काम करता था। चौकीदार का वही काम है, इन्फॉर्मेशन देना। अस्थायी भू स्वामित्व प्राप्त लोग मिरासदार कहलाते थे। जो अस्थायी भू स्वामित्व प्राप्त लोग थे वो किसी को क्या कहा जाता था? तो मिरासदार कहा जाता था। मिरासदार क्या है? तो अस्थायी भू स्वामित्व प्राप्त करने वाले लोग को कौन सी कहा जाता है? मिरासदार कहलाते हैं। ठीक। बटाईदार भू राजस्व भूस्वामी उपरीस कहलाते थे। देखिए अब बटाईदार भूस्वामी कौन सी कहलाते थे? उपरीस क्या है? बटाईदार भूस्वामी उपरीस कहलाते थे। बटाईदार भूस्वामी उपरीस कहलाते थे। बटाईदार भूस्वामी कौन सी कहलाते थे? उपरीस कहलाते थे। मिरासदार क्या है? तो अस्थायी भूस्वामित्व प्राप्त लोग। मिरासदार क्या है? तो अस्थायी भू स्वामित्व प्राप्त लोग मिरासदार है। जागला किसको कहते हैं? चौकीदार को। इसका काम क्या था? तो अपराधियों के पता लगाने का काम करता था। चलिए समझ में आ गया ना। तो मिरासदार कौन सी है? तो अस्थायी, जिसको अस्थायी भूमि दे दिया गया है उसको मिरासदार एकदम शानदार, यानी कि अस्थायी भूमि पर घर बना लिया शानदार हो गया, यानी कि मिरासदार। उपरीस मतलब ऊपरी जो आमदनी होता है। बटाईदार मतलब कि ऊपरी उसका आमदनी है ना। तो बटाईदार ऊपरी आमदनी है, मतलब खेती किन लिए दे दिए, अरे पैदा करके दे रहा है आधा, चलो हाँ तो ऊपरी आमदनी हो गया वो। तो बटाईदार भूस्वामी उपरीस कहलाते थे। बटाईदार भूस्वामी क्या कहलाते थे? उपरीस कहलाते थे। सिंधिया ग्वालियर के था, होलकर इंदौर के था, गायकवाड़ बड़ौदा का था, भोसले नागपुर के था, पेशवा पूना के था। पेशवा पूना में रहता था, भोसले नागपुर में रहता था। भैंस कैसन? गायकवाड़, देखिए गायकवाड़ बड़ौदा, तो गायकवाड़ में भी ड़ है और बड़ौदा में ड़। होलकर, तो इंदौर कैसा है? होलकर है। इंदौर कैसा है? होलकर। इंदौर होलकर। देखिए बोलने में कोई कठिनाई नहीं, इंदौर होलकर। सिंधिया ग्वाल, यह इसमें भी है, यह उसमें है। तो सिंधिया में या ग्वालियर में भी यह है। तो सिंधिया ग्वालियर, होलकर इंदौर, गायकवाड़ बड़ौदा, भोसले नागपुर, पेशवा पूना में। बटाईदार भूस्वामी क्या कहलाते थे? उपरीस। मिरासदार कौन थे? तो जो अस्थायी भूमि प्राप्त जिसको था। जागला क्या था? चौकीदार था। 12 बलूटे कौची थे? शिल्पी थे। अलूटे कौची थे? सेवक थे। चलिए हो गया यहाँ तक। पेशे से लुटेरे पिंडारी पालपट्टी नामक कर वसूल करने के बदले मराठा सेना के प्रत्येक अभियान में उनके साथ जाते थे। अपने लूट के माल में से वे सरकार को 25% हिस्सा देते थे। अब देखिए यहाँ एक चीज़ है कि पेशे से लुटेरे पिंडारी ना पालपट्टी नामक कर वसूल करने के बदले क्या करते थे? मराठा सेना के प्रत्येक अभियान में उनके साथ जाते थे और अपने लूट के माल में से वे सरकार को 25% हिस्सा देते थे। क्या करता था ना कि मान लीजिए कोई चोर डाकू के लेकर चले गए, अब क्या करेगा कि हम लोग युद्ध करेंगे नहीं और तू जाओ उन्हें लूट के लाओ और उसमें से 25% हिस्सा हमरा दे देना था, वैसे ही करता था। तो लुटेरे पिंडारी को क्या कहते थे? पेशे से लुटेरे पिंडारी क्या कहलाते थे? पालपट्टी नामक कर वसूलने के बदले इन लोगों का
एक कर था पालपट्टी। तो पालपट्टी नामक कर असूल करने के बदले ये मराठा सेना के प्रत्येक अभियान में उनके साथ जाते थे और अपने लूट के माल में से वे सरकार को 25% हिस्सा देते थे। मराठा साम्राज्य के अंतिम छत्रपति शाहजी आपा साहेब थे। मराठा साम्राज्य के अंतिम छत्रपति कौन थे? तो शाहजी आपा साहेब थे। मराठा साम्राज्य के अंतिम छत्रपति कौन थे? तो शाहजी आपा साहेब थे, याद रखिएगा। मराठा साम्राज्य के प्रथम छत्रपति कौन थे? भाई शिवाजी थे। अंतिम छत्रपति कौन हुए? शाहजी आपा साहेब थे। यहाँ से स्टार्ट होगा आधुनिक भारत। आधुनिक भारत यानी कि उत्तरकालीन मुगल। देखिए उत्तरकालीन मुगल ना, तो उत्तरकालीन मुगल सम्राट जो बहादुर शाह प्रथम यही साहू जी को 1707 में आज़ाद किया था ना। और इसके बारे में करा है कि बहादुर शाह 1707 से 1712 लगभग 2 वर्षों के उत्तराधिकार के संघर्ष के बाद 63 वर्षीय सबसे ज़्यादा उम्र के ना शहजादा मुअज्जम नाम था। मुअज्जम औरंगजेब का बड़ा बेटा था। औरंगजेब का बड़ा बेटा था, शासक बना और उसने बहादुर शाह की उपाधि धारण की। इस लड़ाई में इसने अपने भाइयों मोहम्मद आजम कामबख्श की हत्या कर दी। बाद में इसे बहादुर शाह प्रथम कहा गया। उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। पूछेगा कि उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका भाग लिया था? बहादुर शाह प्रथम का। बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या था? मुअज्जम नाम था। कुछ था कितने वर्ष में? 63 वर्षीय शहजादा है। कितने वर्षीय शहजादा है? 63 वर्षीय। ठीक, लगभग 2 वर्षों के उत्तराधिकार के संघर्ष के बाद 63 वर्षीय शहजादा मुअज्जम औरंगजेब का। ठीक, और गुरु गोविंद सिंह ने उपाधि बहादुर शाह की लिया था। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक, ये सब जितने भी स्वतंत्र हुए हैं हमको लगता है मोहम्मद शाह के काल में हुआ है। सबसे ज़्यादा मोहम्मद शाह के काल में स्वतंत्र होने लगा था। ठीक, जैसे अवध कहाँ? अवध के सादत खां था। अवध के सादत, जिसे इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है सादत खां का बुरहान उल मुल्क। बुरहान उल मुल्क अन्य नाम क्या है? सादत खां का बुरहान उल मुल्क, हैदराबाद। देखिए यहाँ लिख लीजिए आप एगो बुरहान उल मुल्क, हमको याद है ये सब। तो बुरहान उल मुल्क लिखा तो नहीं रहा, आप सुन रहे हैं ना, सुन के याद रखिएगा। तो सादत खां अवध के कौन संस्थापक था? सादत खां बुरहान उल मुल्क ना। हैदराबाद चिनकिलीज खां या निजाम 1724 में आज़ाद होता है। ठीक, और 1722 में अवध हो जाता है। हैदराबाद चिनकिलीज खां या निजाम उल मुल्क था, जिसे आसफ जाह कहा जाता था। आसफ जाही वंश से संबंधित था। रुहेलखंड के कौन था? बीर दाऊद एवं अली मुहम्मद। रुहेलखंड का कौन था? बीर दाऊद एवं अली मुहम्मद। रुहेलखंड, रूहेल दाब के रूह निकाल दें। रुहेलखंड बीर दाऊद एवं अली मुहम्मद खां। ठीक ना। बंगाल में मुर्शिद कुली खां। बंगाल में भी मुर्शिद कुली खां। तो बंगाल में मुर्शिद कुली खां थे। कर्नाटक सादुतुल्ला खां। कर्नाटक के कौन से? सादुतुल्ला खां। ठीक, भरतपुर के चूड़ामान एवं बदन सिंह थे। भरतपुर के कौन थे? चूड़ामान। 6 अवध के सादातुन खां, जिसे बुरहान उल मुल्क कहा जाता है। हैदराबाद के निजाम, जिसे चिनकिलीज खां के नाम से जाना जाता है। रुहेलखंड के बीर दाऊद एवं मोहम्मद खां थे। रुहेलखंड के बीर दाऊद एवं मोहम्मद खां थे। बंगाल में मुर्शिद कुली खां, हम लोग जानते हैं। कर्नाटक में सादुतुल्ला खां था। भरतपुर में चूड़ामन एवं बदन सिंह थे। ये थे, जाट हैं, ये जाट थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां को बुरहान मुल्क, देखिए आइए गया यहाँ पर जो हम बोल रहे थे यहाँ आ गया, वही कह रहा है कि मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। सादत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। मीर मोहम्मद अमीन था। तो सादत खां का असली नाम कौन सी था? मीर मोहम्मद अमीन था। इसको बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसने दिया था? तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने। ठीक, खाकी खान ने बहादुर शाह को शाह बेखबर की उपाधि दी थी। तो शाह बेखबर की उपाधि किसने दिया था? खाकी खान ने ना बहादुर शाह प्रथम को। ठीक, जहांदार शाह बता है ना, जहांदार शाह 1712-13 में जुल्फिकार खान की मदद से, जुल्फिकार खान कहाँ का था? ईरानी था। जुल्फिकार खान कहाँ से? ईरानी से था। गुट था, 4 गो गुट था ना, 4 गुट में से एक जुल्फिकार खान यहाँ मिल रहा है। देखिए जुल्फिकार खान की मदद से जहांदार शाह शासक बना। जुल्फिकार खान को प्रधानमंत्री बनाया। उसने साम्राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए इजारा प्रथा की शुरुआत की थी।
अब देखिए तो बोलेगा इजारा पर यथा का शुरुआत किसके कारण हुआ, जहांदार शाह के काम हुआ। किसने किया था, जुल्फिकार खान ने किया था। जहांदार शाह ने भी जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जहांदार शाह क्या कर दिया, जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुंवर नामक नहीं लाल कुमारी नाम की बेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश देता था। मतलब एक महिला थी उससे। और जहांदार शाह को क्या कहा जाता है, तो जहांदार शाह को कहा जाता है शायद लंपट नहीं, रुक जाइए सॉरी, बताएंगे हम, तो ध्यान में नहीं आ रहा, अभी पढ़ते हैं। मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खां का शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। मतलब किंग मेकर की भूमिका निभाता था ये ना। देखिए आइए गया, हाँ लंपट मूर्ख, देखिए आ गया है इधर। तो मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंधु हिंदुस्तानी गुट के थे, याद रखिएगा। जुल्फिकार कौन सी के था, तो ईरानी गुट के था ना। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है, लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। लाल कुंवर याद रखिएगा, प्रभावित करती थी, एक वैश्या महिला थी, ठीक। फर्रुखसियर, आप फर्रुखसियर के बारे में पढ़ते हैं। 1712 से 13 हो रहा था। फिर फर्रुखसियर ने क्या किया कि जहांदार शाह की जब स्नान कर रहा था तो हत्या कर देता पीछे से चाकू मार के, ठीक। सैयद बंधुओं ने अब्दुल्ला खान एवं हुसैन अली की मदद से फर्रुखसियर शासक बना। अब सैयद बंधुओं मतलब अब्दुल्ला खान एवं हुसैन अली खान की मदद से फर्रुखसियर शासक बना। फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। घृणित कायर इसीलिए घृणा वाला काम किया था, नहाते हुए व्यक्ति को मार दिया था पूजा करते हुए। मतलब कि 1715 में एक शिष्ट मंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में, याद रखिएगा कि 1715 ईस्वी में शिष्ट मंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत आया। यह शिष्ट मंडल फर्रुखसियर के दरबार में 1717 में पहुंचा। उस समय फर्रुखसियर जिनलेवा घाव से, देखिए कौन घाव से है यहाँ, तो जानलेवा घाव से ना पीड़ित था। जानलेवा घाव से कौन था, तो पीड़ित था उस समय, जानलेवा घाव से पीड़ित था, ठीक। जानलेवा घाव से कौन था, पीड़ित था फर्रुखसियर। इस शिष्ट मंडल में हैमिल्टन नामक एक डॉक्टर थे जिन्होंने फर्रुखसियर का इलाज किया था। इससे खुश होकर इसने अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति तथा अंग्रेजी सिक्का को मान्यता प्रदान कर दिया। यही सबसे बड़ा भूल था इसका कि अंग्रेजी सिक्के को मान्यता प्रदान कर दिया और व्यापार करने की अनुमति दे दी। ये जितना चाहे उतना सिक्का ढाल के और सब कुछ संसाधन पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। यहीं से फर्रुखसियर द्वारा जारी किए गए इस घोषणा का ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हाँ, ईस्ट इंडिया का कौन कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1719 में सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ, वही पेशवा हैं जो 1713 में बनाए थे, शाहू ने जिनको बनाया था ना, बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फर्रुखसियर को गद्दी से उतार दिया। मतलब कि काट देता है, इसको गर्दन काट देता है इधर के तलवार से उतार दिया एवं अंधा बनाकर मार डाला। रफ़ी उद्दरजात 28 फरवरी से 6 जून, और इसने देखिए 28 फरवरी मतलब कि लास्ट फरवरी है, तो मार्च अप्रैल मई जून मतलब कि 3 महीना लमसम रहा था ये। इसने मुगल शासकों में सबसे कम दिन शासन किया, 3 महीना शासन किया, सबसे कम दिन शासन किया, ठीक। रफ़ी उद्दरजात याद रखिएगा, रफ़ी उद्दौला 6 जून 1700 सितंबर से 1719 तक शासन करता है। देखिए 6 जून 6 जून यानी कि जून जुलाई अगस्त सितंबर, लमसम 4 महीना, लमसम 3 महीना है, मार्च अप्रैल मई। ये कितना है, तो जून जुलाई अगस्त और सितंबर, मतलब उससे ज़्यादा दिन शासन किया था ना। तो रफ़ी उद्दौला मुगल शासकों में सबसे कम दिन शासन किया था, जबकि रफ़ी उद्दौला सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद्दौला को शाहजहां द्वितीय के नाम से राजगद्दी पर बैठाया था। ठीक, शाहजहां द्वितीय के नाम पर राजगद्दी पर बैठाया था। ये अफीम का आदी था। अब देखिए शाहजहां द्वितीय यानी कि रफ़ी उद्दौला पहले दर्जात आएगा, पहले कौन आएगा, रफ़ी उद्दरजात, फिर रफ़ी उद्दौला, ठीक। अफीम का यह आदी था, यह कौची का था, अफीम का आदी था। और इसको फिर मृत्यु हो जाता है। इसके मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठेगा, सैयद बंधुओं की ही सहायता से ना। इसने निजाम उल मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं को मन के घाट उतार दिया, चुपे मरवा दिया।
किसके? निजाम उल मुल्क। वही चिनकिलिज खां के नाम से प्रसिद्ध निजाम उल मुल्क की बात कर रहे हैं ना। जिसे तुरानी सैनिक, देखिए ये तुरान से था, तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी और 1724 में निजाम उल मुल्क वजीर बन गया। देखिए इसने निजाम उल मुल्क की सहायता से, इसको बना था लेकिन बनाया था सैयद बंधुओं ने 1719 में ना, लेकिन निजाम उल मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं को मौन के घाट उतार दिया। तुरानी सैनिक कौन है? हैदर बेग। तुरानी सैनिक कौन है? हैदर बेग। हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को 20 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां जो कि सेनापति था, ठीक, और अब्दुल्ला कौन था? वहाँ के प्रधानमंत्री था, मान लीजिए उसका पेशवा का ना, हत्या कर दिया। 1724 में निजाम मुल्क कोची बन गया? वजीर बन गया। इसके शासन के दौरान 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, हम बताए थे अभी। इसी के समय ईरान के सम्राट नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगलों को परास्त किया था। करनाल का युद्ध कहाँ हुआ था? हरियाणा के पास हुआ था ना। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने। अवध मतलब ईरानी, ईरानी मतलब सादत खां, ठीक, और ईरानी दल से कौन संबंधित था? बताए थे जुल्फिकार। तुरानी से कौन था? निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क किससे संबंधित था? तुरानी गुट से। सैयद बंधु किस गुट से संबंधित है? तो सैयद बंधु हिंदुस्तानी गुट से संबंधित है। एक और गुट था अफगानी गुट, एक और अफगानी गुट मिलेगा। यही तुरानियों को भी कहा था अफगानी कहा जाता है, अफगान नहीं, अफगान दूसरे से कहते हैं, सॉरी। ईरान यानी कि फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? ईरान मतलब फारस से संबंधित है ना, तो नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ की लूट किए थे, रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस है यानी पीकॉक थेरॉन किसने बनवाया था? शाहजहां ने, तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा। अब देखिए यहाँ से और एक जीज मोहम्मद शाही बुक था जिसमें खगोल से संबंधित था ना, जो जय सिंह लिखे थे, राजा जय सिंह लिखे थे, वो भी साथ में ले जाता है। तो 70 करोड़ की लूट थी। अब कोची ले गया? तो मयूर सिंहासन मतलब तख्ते हाउस ले गया, तख्ते ताउस ले गया, कोहिनूर हीरा ले गया और एक जीज मोहम्मद शाही बुक भी लेकर चला गया साथ अपने साथ, ठीक। अब लगता है तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन था? तो मुगल शासक था। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। मोहम्मद शाह को कोची कहा जाता है? रंगीला बादशाह कहा जाता था। मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से कोची था? प्रसिद्ध था। किस लिए प्रसिद्ध था? तो सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण। तो उसको लंपट मूर्ख कहते थे जहांदार को, और फरुखशेर को घृणित कायर, और मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता था, याद रखिएगा ना। कह रहा है कि एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की है। अब मोहम्मद शाह ये वाला हम देखेंगे आगे, अभी थोड़ा सा पढ़ करके इसके बाद लास्ट में देख लेंगे उसको। चलिए, मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनकिलिज खान ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 में स्वतंत्र हुए। कहीं कहीं 1724 देता है, 1725 दिया है यहाँ। तो राज्य की स्थापना की थी, याद रखिएगा, ठीक। चिनकिलिज खां, निजाम उल मुल्क ने कुछ किया था? चिनकिलिज खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 में ही कोची कर दिया? स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। अब इसके उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो अहमद शाह। मोहम्मद शाह के बाद कौन आया? अहमद शाह के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। 1748 से 1754, और कब? 1719 से 1748 तक था मोहम्मद शाह। यह एक अयोग्य शासक था। कैसे था? अयोग्य शासक था। इसने राज्यकाल के सभी काम उधम बाई को सौंप दिए थे। कब्जी कर दिया? ये राज्यकाल के सभी काम किसको? उधम बाई को सौंप दिए थे, जिसे किबला ये आलम की उपाधि दी गई थी। किबला ये आलम की उपाधि किसे? अहमद शाह को दिया गया था ना। आलमगीर द्वितीय अब आता है, आलमगीर द्वितीय। इसी के काल में वो आक्रमण करता है कौन? नादिर शाह का जो उत्तराधिकारी हुआ था अहमद शाह अब्दाली। चलिए आइए, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, 1754 से 1759।
यह जहांदार शाह का पुत्र था। इसी के समय 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में युद्ध हुआ था, उसको देख लीजिएगा। 23 जून 1757 को हुआ था शायद। शाहजहां तृतीय आइए, शाहजहां द्वितीय देख लिए थे। शाहजहां तृतीय 1759 से 60 में आता है एक और। इसे मुही उल मिलत के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां तृतीय को मुही उल मिलत के नाम से भी जाना जाता है। मराठों के हस्तक्षेप से इसे गद्दी से उतार फेंका गया था ना। और शाहजहां द्वितीय कौन था? रफ़ी उद्दौला शाहजहां द्वितीय। और शाहजहां तृतीय मुही उल मिलत के नाम से भी जाना जाता है। मराठों के हस्तक्षेप से इसे कौची के गद्दी से उतार फेंका गया था। 1759 से 60 में था। अब शाह आलम द्वितीय आता है। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक रहता है ना। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल कब है? 1759 से लेकर के 1806। इसके शासनकाल में 2 निर्णायक युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, बक्सर का युद्ध 1764 में ना। 14 जनवरी 1761 को, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को परास्त किया था। 1765 में इलाहाबाद की संधि की शर्तों के अनुरूप शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रखा गया। इसने कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी सौंपने पर के लिए फरमान जारी कर दिया। फरमान भी जारी किया था। कहाँ के? बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी सौंपने के लिए। 1772 में शाह आलम द्वितीय को मराठा दिल्ली ले आए। मराठा कोची कर ले, फिर दिल्ली ले आए ना। बताए थे अभी कि वही माधो सिंधिया ना। माधो सिंधिया कहाँ ला दिया था? दिल्ली ला दिया था फिर से ना 1772 में। तो माधोजी सिंधिया ने क्या किया था? माधोजी सिंधिया ने शाह आलम द्वितीय को मराठा दिल्ली ले आए। वही 1803 तक रहे। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। देखिए इसी के काल में दिल्ली पर कोची कर लिया? कब्जा कर लिया 1803 में। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। कितने बार? 8 बार आक्रमण किया था। गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी थी। देखिए तो शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने करवा दी थी? गुलाम कादिर खान ने। गुलाम कादिर खान ने किसकी हत्या करवा दी? शाह आलम द्वितीय को कोची कहते थे? शायद अली गौहर कहा जाता था। और मोहम्मद शाह रंगीला को रोशन अख्तर कहा जाता था। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम कोची था? अली गौहर। और रोशन अख्तर याद रखिएगा। मोहम्मद शाह रंगीला को रोशन अख्तर कहा जाता था। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं इसके। अब अकबर द्वितीय 1806 से 1837। तो उत्तर मुगल कालीन में अगर बोलेगा ना कि सबसे ज़्यादा दिन शासन कौन किया था, तो लगभग यही किया शाह आलम द्वितीय। देख लीजिए कब से कब है। 1759 से लेकर के 1806, लगभग 40 साल, 40 यानी कि 40-45 साल शासन किया है वही। अब आइए अकबर द्वितीय के बारे में जानते हैं। तो अकबर द्वितीय, इसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि से नवाजा था। ठीक। इसके शासनकाल के दौरान 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं को मुगल शासक के अधीन कहलाना समाप्त कर दिया और मुगल शासक के नाम पर सिक्के जारी करना बंद कर दिया। अब इसी के काल में देखिए फर्रुखसियर ने कौची दे दिया था? इसी कर दिया था कि मुगल अपना मतलब ये सिक्के जारी कर देते हैं अंग्रेज। लेकिन इसके काल में जो घटना घटा, 1803 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने। उसी के काल में 1806 में उसके गुलाम कादिर खान ने कोची करवा दिया था? हत्या करवा दिया था शाह आलम द्वितीय को। और फिर क्या करते हैं 1806 में अकबर द्वितीय के काल में क्या हुआ? अकबर द्वितीय के काल में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिए ही। 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं को मुगल शासक के अधीन कहलाना समाप्त कर दिया और मुगल शासक के नाम पर सिक्के जारी करना बंद करवा दिया। मुगल सिक्का भी बंद हो गया। अब बहादुर शाह द्वितीय काल में आता है 1837 से 1857 ना, 37 से 57 लगभग 20 साल। बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। देखिए हीरा महल का निर्माण वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ VVI लिख लीजिए बेचारा। लाल किला स्थित हीरा महल किसने बनवाया था? तो बहादुर शाह जफर ने बनवाया था ना। मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के ही
समय दिल्ली में रहते थे। देखिए, तो अकबर द्वितीय भी क्या चीज़ था, ब्रिटिशों का पेंशनर था, कुछ था, पेंशनर हो गया था। और फिर ये भी क्या हो गया था, ये भी पेंशनर था, बहादुर शाह द्वितीय भी, ठीक। उसको छोड़ने के लिए कह दिया गया था। इसको बहादुर शाह द्वितीय को ना कहा गया था कि लाल किला छोड़ करके आ जाके जहाँ कुतुब मीनार है ना, उसके बरामदा में रहने के लिए कह दिया गया था। नोट पॉइंट है, ये को देख लेते हैं। कर हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। हयात बख्श बाग कहाँ है, लाल किला दिल्ली में स्थित है। और हीरा महल का निर्माण किसने कहा था, बहादुर शाह जफर ने करवाया था। कहाँ है, लाल किला में ही ये भी स्थित है, ठीक। आगे देखते हैं। तो हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। हयात बख्श बाग और हीरा महल ना, हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। अब उसका हम इसी देख लेते हैं, शासक का नाम एक बार क्रम में। जैसे बहादुर शाह, देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है कि बहादुर शाह का कार्यकाल 1707 से 1712 से रहा था। और 1712-13 में जहांदार शाह आया था। बहादुर शाह की खाकिका ने साहेब बेखबर कहा था, ठीक, याद रखिएगा। इसका नाम मुअज्जम था, ओरिजिनल नाम। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा गया है। लाल कुंवर इसको प्रभावित करती थी। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा गया है मुगल काल के इतिहास में। और फिर इसके बाद आता है दूगो, रफ़ी उद्दरजात और रफ़ी उद्दौला। रफ़ी उद्दौला को शाहजहाँ द्वितीय कहा गया है। फिर आता है मोहम्मद शाह के काल में। अब मोहम्मद शाह रंगीला, इसी को कहते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला को रोशन अख्तर के नाम से ही प्रसिद्ध था। इसका ओरिजिनल नाम वही था, रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह रंगीला इसको कहा जाता था। और इसी के काल में क्या हुआ था, इसी के काल में नादिर शाह ने क्या किया था, आक्रमण किया था ना दिल्ली में। 70,000 के लूट, मयूर सिंहासन, जीज मुहम्मद शाह सब लेकर के चला गया था। अहमद शाह 1748 से 1754 रहा था। अहमद शाह, ठीक, अहमद शाह ये अपना सारा राजपाट उसको सौंप दिया था। अभी देखे थे हम लोग कि किसको सौंपा था। और फिर देखते हैं कि शाह आलम कोची है, शाह आलम द्वितीय। इसके बाद आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 में आया था। आलमगीर द्वितीय से पहले एक 59 में ही था। कौन आयल था, तो ये शाहजहाँ तृतीय के बाद आया था शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। इसका देखे थे कि कौन इसका हत्या करवाया था, ये भी पता चलता है। और फिर इसी के काल में दिल्ली पर अधिकार कर लिया था अकबर द्वितीय 1806 से 1837 और बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। तो ये क्रम याद रखिएगा, क्रम कभी कभी लगाने के लिए दे देता है। सबसे कम दिन शासन करने वाला कौन था, रफ़ी उद्दरजात था। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, यूरोपियों के आगमन से। यूरोपियों के आक्रमण से, मतलब यूरोपियों के आगमन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन 17 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने उत्तमाशा अंतरीप होते हुए न भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो भारत की खोज नहीं किया था, नए समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद क्या था, कि गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। किसने सहयोग किया था, इसमें सहयोग किया था। अब देखिए, ये दिया है यूरोपीय कंपनियां और स्थापना। तो इसका नाम पढ़ लेते हैं। जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना का हुआ था 1498 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में हुआ। यानी कि स्थापना का क्रम अगर देखें तो ईस्ट पीडीबीडी आने का क्रम है, वो पीडीबीडी आने का क्रम हो गया। और उससे पहले कौन हो जाएगा, अंग्रेज हो जाएगा। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में, 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, लेकिन इससे पहले आ गया था, अंग्रेज से पहले आ गया था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में आया था, 1731 में ना।
अब इसके आगे देखते हैं। तो पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री कोचीन में 1503 में और दूसरा कनूर में 1505 में स्थापित किया था, जबकि डच ने पहला जो फैक्ट्री बैठाया था मसूलीपट्टनम में 1605 में स्थापित किया था। अंग्रेजों का जो मसूलीपट्टनम में दक्षिण में था जो अस्थायी था 1611 में, जबकि ऐसे बोलेगा अस्थायी तो सूरत में 1613 में ना। डेनिश का कंपनी कहाँ था? त्रावणकोर में था। डेनिश 1620 में, त्रावणकोर में ना। और फ्रांसीसी सूरत में 1668 में। ये भी ध्यान में रखिएगा। देखिए एक बार बढ़िया समझ लीजिए। पुर्तगालियों का प्रथम फैक्ट्री कोचीन में 1503 में और दूसरा कनूर में था 1505 में, जबकि डच में मसूलीपट्टनम में 1605 में, अंग्रेज भी मसूलीपट्टनम में 1611 में, और डेनिश आएंगे त्रावणकोर 1620 में, और फ्रांसीसी आएगा तो सूरत में 1668 में। सूरत में कौन? तो सूरत में उसका फिर अंग्रेजों ने 1613 में अस्थायी फैक्ट्री स्थापित किया था। फिर इसके बाद देखते हैं इधर, ये याद हो गया होगा आपको। पुर्तगाली आया था 1498 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी बना था, स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में आया था। ठीक, आया था नहीं मतलब कि स्थापना हुआ था। आने का क्रम दूसरा हो जाएगा, PDBDFC हो जाएगा। यानी कि पहले आया था पुर्तगाल, PD डच आया था, फिर BD ब्रिटिश आया था, फिर डेनिश आएगा, फिर FC मतलब F मतलब फ्रांसीसी आएगा, और C मतलब स्वीडिश आएगा। फिर चलिए आगे देखते हैं। वही कहता है कि 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा, देखिए यहाँ से पढ़ते हैं कि 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन करके आया। 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। तो अल्मेडा के बारे में इसमें कुछ देवे नहीं किया है, हमको लग रहा है कि मतलब ऊपरे ऊपरे उड़ा दिया। तो अल्मेडा 1505 में बन करके आया था। अब 1509 में क्या किया था ना, युद्ध किया था दूगो। एक चापौल का युद्ध कुछ था जिसमें एक बार हारा था और एक बार जीत जाता है ना। तो इसमें अभी नहीं दिया है, क्या ना उधर दिया होगा, तो आगे देखेंगे। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था, और इसको कुछ कहते हैं वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को। तो यूसुफ आदिल शाह से गोवा 1510 में कोची कर लिया, जीत लिया था। ठीक, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी बताए थे कोचीन में खोली थी। कोचीन कहाँ है? केरल में। कब खोला था? तो 1503 में। अभी देखे थे कि 1503 में खोली थी। ठीक, दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थे। सन थोमे ना, सन थोमे, ये भी किसी से लूट लिया था, छीन लिया था। ठीक, याद रखिएगा। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पुर्तगालियों को भारत में बताए थे कि आने का क्रम दूसरा हो जाएगा, कंपनी स्थापना दूसरा है। कंपनी का स्थापना पूछेगा तो 1602 में हुआ था, लेकिन आने का क्रम पहले है इसका। पहला डच यात्री कॉर्नेलियन हाउटमैन था ना। कौन था? तो कॉर्नेलियन हाउटमैन था। ठीक, 1596 में आया था, 1596 में आया था। ठीक, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री यानी कि 1605 में बताया था मसूलीपट्टनम, जिसे मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट था। पुलिकट कहाँ है? तमिलनाडु ना। पुलिकट कहाँ है? तमिलनाडु में स्थापित हुई थी, जहाँ उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के यानी पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। औद्योगिक वेतनभोगी किसको रखे? डचों ने पहला रखा था। ठीक, पुलिकट को मेन इथी बनाया था, गतिविधि के लिए केंद्र बना दिया था। अब पैगोडा नामक स्वर्ण सिक्का को ढाला था कहाँ? पुलिकट में ही। ठीक, याद रखिएगा ये भी, जो दूसरी उसकी फैक्ट्री था। मेरा नोट्स है बहुत ही अच्छा, और उससे हम देखेंगे इसके बाद लुसेंट पढ़ने के बाद, और करीब एक लंबा वीडियो बना देंगे 10 से 15 घंटा। 10 से 15 घंटा में पूरा हिस्ट्री जो है कवर हो जाएगा। डचों ने भारत में अपने, ये वहाँ तक हो गया। ठीक, फिर देखते हैं यहाँ से, चलिए आएगा। समस्त गतिविधि का केंद्र कौन बन गया? पुलिकट बन गया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। ठीक, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। पटना में ना, तो पटना कासिम बाजार, पटना के कहाँ? कासिम बाजार में, याद रखिएगा। कोलाचेल की लड़ाई कब हुआ था? तो कोलाचेल की लड़ाई, इस लड़ाई में त्रावणकोर का राजा मार्तंड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 को एडमिरल
यूस्टाचियस चियस यूस्टाचियस देखिए, एडमिरल यूस्टाचियस डी लाइनोए डी लाइनोए। तो इतना नहीं याद करना है आपको, ये भी याद रहेगा, यूस्टाचियस याद कर लीजिए, यूस्टाचियस चाहे डी लाइनोए, अच्छा नाम है, याद हो जाएगा। बड़ा नाम जो थोड़ा सा कठिन से याद होता है और लेकिन भूलिएगा नहीं। तो कोलाचेल की लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था, याद रखिएगा। जाटो नहीं, हाँ जाटो है त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा, जो 10 अगस्त 1741 को हुआ था, 10 अगस्त 1741 को हुआ था। एडमिरल कौन था, यूस्टाचियस डी लाइनोए के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी को सेना को हरा दिया। इसको हरा दिए थे कौन, मार्तंड वर्मा। कब हराया था, 10 अगस्त 1741 में। किसकी लड़ाई में, कोलाचेल की लड़ाई में। उधर से कौन था, तो लाइनोए था, डी लाइनोए था। डी लाइनोए का पूरा नाम कुछ है, एडमिरल यूस्टाचियस डी लाइनोए। ठीक, चलिए। डचों का भारत में अंतरिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध इंपॉर्टेंट है, बेदरा के युद्ध के बाद हुआ था, तो 1759 में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने कौची किए थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब में व्यापार का एक अधिकार पत्र प्रदान किया। इस अधिकार पत्र के अनुसार इंग्लैंड की कोई भी कंपनी इस क्षेत्र में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। यानी कि 31 दिसंबर 16 को, याद रखिएगा ये भी, 31 दिसंबर 1600 को कौची दे दी, एलिजाबेथ प्रथम, रानी के नाम याद रखिएगा, व्यापार के एक परमिट दे दी कि जाइए आप, हमारे तरफ से यहाँ के मतलब और कोई नहीं जाएगा। जैसे इंग्लैंड का कोई और व्यापारी कंपनी व्यापार नहीं कर सकती थी भारत से, ऐसा अनुबंध बना करके पत्र में लिखा गया और दे दिया गया, प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। ठीक है। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी 217 साझेदार थे। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे, 217 साझेदार थे। और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था, याद रखिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था, टॉमस स्मिथ। एक ऑस्ट्रेलिया के कप्तान तो पहले स्मिथ था, तो उसी याद रखिएगा, तो उधर से है, तो टॉमस स्मिथ था। कितने साझेदार थे, 217 साझेदार थे, ये भी याद रखिएगा। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, ना, लगभग 1608 में आया था। जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 दिया है यहाँ, लेकिन कहीं कहीं 1608 भी देता है। जो जेम्स प्रथम, तो यही लुसेंट वाला ही याद रखिएगा। जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। कहाँ आया था, जहांगीर के दरबार में आया था ना। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सी था, रेड ड्रैगन था। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। बताते हैं कि दक्षिणी कारखाना था और अस्थायी कारखाना था यह ना, समुद्र तट पर। कहाँ, दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी फैक्ट्री खोलने की इजाजत दे दी थी। देखिए 1613 में बताया था जहांगीर ने ना। कौन आया था, अब देखिए, पहले क्या आया था, कैप्टन हॉकिंस आया था, कैप्टन हॉकिंस ना। ये फारसी भाषा के विद्वान था, इसको 500 का मनसब दिया था जहांगीर ने। ये सब तो देवे नहीं किया इसमें, फारसी भाषा के विद्वान होने के कारण उसको कैप्टन हॉकिंस को 500 का मनसब दिया था, लेकिन ये छूट प्राप्त करने में असफल रहा था। फिर 1613 में एक आता है हेक्टर, ये कौन है, कैप्टन हॉकिंस, हेक्टर मुनरो आता है, मुनरो रो के कौची व्यापारी छूट प्राप्त कर लिया, जिससे 1613 ईस्वी में जहांगीर को एक फरमान जारी करना पड़ा और अंग्रेजों को सूरत में लिखा है थॉमस एडवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दे दी गई थी। याद रखिएगा इसका, ये बोला। फिर कह रहा है कि पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी का स्थापित किया गया। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। मुगल काल में सूरत को बाबुल मक्का यानी कि माका का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है। देखिए स्टेट में एक नाम मिला था, और
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि बाबुल, काबुल नहीं दिया है, बाबुल माका, बाबुल माका, बाबुल माका है। बाबुल माका यानी माका का प्रस्थान द्वार किसे कहा जाता है? तो सूरत को। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को, देखिए सर टॉमस रो आइए गया, को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। वह फरवरी 1619 तक भारत में रहा। उसने जहांगीर एवं खुरम, खुरम जहांगीर एवं खुरम, खुरम मतलब कि शाहजहां, खुरम, शाहजहां का ओरिजिनल नाम कौन था? खुरम था। शाहजहां का ओरिजिनल नाम कौन था? खुरम था। से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा, सुनहला, सुनहला है, सुनहला मतलब सोना जैसा, फरमान जारी किया, यानी गोल्डन फरमान जारी किया था। कब? 1632 में। किसने? गोलकुंडा के सुल्तान, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोड़ा, 500 पैगोड़ा वार्षिक कर दे करके गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। कितना? 500 पैगोड़ा वार्षिक दे करके ना, 1632 में। तो सुनहला गोल्डन फरमान किसने जारी किया था? तो गोलकुंडा के सुल्तान ने। कब जारी किया था? तो 1632 में। इसके बदले अंग्रेज कितने पैगोडा वार्षिक देते थे? तो 1500 पैगोडा वार्षिक देते थे ना, और स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 ईस्वी में, आइए 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया, मद्रास को पट्टे पर लिया, ठीक, एवं वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा, और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बन गया, अंग्रेजी मुख्यालय बना। देखिए 1639 में बोलेगा कि जो मद्रास को पट्टे पर कब लिया था? तो 1649 में। के लिए कौन सा लिया था? तो फ्रांसिस डे ने लिया था, फ्रांसिस डे ने लिया था। कहाँ वहाँ के राजा कौन थे? तो चंद्रगिरी के राजा थे ना, चंद्रगिरी के राजा से लिया था। कहाँ, किसके राजा से? चंद्रगिरी के राजा से मद्रास के पट्टे पर लिया था। कब लिया था? तो 1639 में। वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम क्या पड़ा? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक, पड़ा। और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना, अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ विवाह हो गया, ठीक, चार्ल्स द्वितीय के साथ कौन हो गया? विवाह हो गया 1661 में। एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ, ठीक, लिख ले है यहाँ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान कर दिया गया, बम्बई प्रदान कर दिया गया, चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दे दिया गया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर, 10 पाउंड के वार्षिक ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। फिर देखिए क्या होता है कि 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा और चार्ल्स द्वितीय का विवाह, यानी चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो जाता है। और बम्बई दहेज में मिलता है। फिर 1668 में चार्ल्स द्वितीय क्या करता है कि 1668 में दे देता है 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ना, 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर। अब 500 पाउंड में मद्रास इथी को पट्टे सुनहला फरमान जारी किया था कौन? तो गोलकुंडा के शासक 1632 में। और 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया था, और वहीं पर एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया था कौन? जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज करते हैं। तो बोलेगा कि फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कहाँ किया गया था? मद्रास में। कौन? 1639 में। किसने किया था? तो फ्रांसिस डे ने किया था, ठीक, फ्रांसिस डे ने किया था। चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। तो पेज नंबर यहीं तक था आपका, जो पेज नंबर 46 से 50 है, पेज नंबर यहीं तक था, पेज नंबर खत्म हो चुका है। आप इसमें फिर देख सकते हैं कि 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर मुख्यालय सूरत से हटा करके कहाँ? बम्बई को बनाया। अब इसमें एक और पॉइंट याद कर लीजिए कि 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटा करके कहाँ ले गया? 1687 में। देखिए मुख्यालय कब परिवर्तित किया था? 1687 में। कहाँ ले गया था? सूरत से हटा करके बम्बई, बम्बई को बनाया। गेराल्ड अंगियार 1669 से 1677 ईस्वी तक जो रहा था, सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर था। बम्बई का गवर्नर कौन था? तो सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर कौन था? गेराल्ड अंगियार ने बम्बई शहर की स्थापना की थी। देखिए बम्बई तो पहले से था, लेकिन बम्बई शहर का स्थापना बोलेगा तो गेराल्ड अंगियार। मद्रास के बोलेगा तो मद्रास शहर में फोर्ट सेंट जॉर्ज के बोलेगा तो फ्रांसिस डे हो जाएगा।
अब आगे चल करके आएगा कि कोलकाता के कौन किया था, कुछ कुछ है, कुछ आगे हम बताएंगे। इसमें बहुत कम दिया है लेकिन इतना काफ़ी है, आप पढ़ रहे हैं तो किसी भी एग्जाम के लिए पहले इतना याद कीजिए, हमसे जुड़िए और साथ में पढ़िए। और इसी तरह से हम डेली वीडियो बनाएंगे। यस या नो में आपको कमेंट में लिख देना है। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नया नया चैनल बनाए हैं, आप ही लोगों के लिए बनाए हैं। और साथ में हम एसपीडी करंट अफेयर डेली पेज बाय पेज आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, बताएंगे, याद करवाएंगे। साथ में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो लॉन्ग चलेगा। और ज़रूरत पड़ने पर एक साइंस का बुक हम लिए हैं जो 360 डिग्री एनसीईआरटी है, और उसको सप्ताह में 3 गो वीडियो बनाने का उधर से ऑर्डर मिला है, तो बनाएंगे। सप्ताह में 1 वीडियो डाल चुके हैं, 6 क्लास का देख लीजिएगा, फर्स्ट चैप्टर का है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि वीडियो लंबा लंबा बताएंगे 3-3 घंटा का, और एक दिन में 6 क्लास, एक दिन में 7 क्लास, एक दिन में 8 क्लास, और एक दिन में नहीं 2 दिन में 9th क्लास, और 3 दिन में 10th क्लास, ऐसे करके कि उसको किताब को 360 डिग्री है जो ख़त्म करेंगे। उतना और लूसेंट पढ़ लीजिएगा, साइंस आपका बन जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। चलते हैं, मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में जुड़ें। और साथ ही साथ इसका जो 100 क्वेश्चन मिल रहा है आप लोगों को, 100 क्वेश्चन को भी एक शॉर्ट वीडियो में हम बना करके 10 मिनट 15 मिनट में 100 क्वेश्चन दे देंगे, ताकि आप एग्जाम के समय वीडियो के माध्यम से रट रट पढ़ लें, जहाँ रहें वहाँ। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।